नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर। गांधीधाम में इफ्को नैनो डीएपी तरल प्लांट का किया शिलान्यास। कहा कि इफ्को नैनो डीएपी से भूमि रहेगी संरक्षित, सरकार की सब्सिडी होगी कम, यूरिया क्षेत्र में भारत होगा आत्मनिर्भर। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कर रहा है कंप्यूटरीकरण। पैक्स के कंप्यूटरीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही है गति और किसानों को हो रहा है लाभ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को भूमि संसाधन विभाग के मीडिया अभियान का किया शुभारंभ। कहा कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मीडिया अभियान किया है शुरू। 95% गांव की जमीनों के रिकॉर्ड का करवाया गया है डिजिटलीकरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कहा कि किसान की जाति मत मजहब नहीं, किसान के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड और एमएसपी है, जिसमें लागत है 1.5 गुना दाम किया गया है तय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक। 2023-24 से पात्र किसानों को 6,000 रुपए का भुगतान करने की मिली स्वीकृति। मंत्री परिषद ने ग्राम पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का लिया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने गांधीधाम में इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इफ्को तरल डीएपी मल्टी डायमेंशनल फायदा है और देश को देने वाला है। ये तरल उर्वरक मल्टी डायमेंशनल फायदा देश के अर्थतंत्र और कृषि क्षेत्र को देने वाला है। नैनो यूरिया तरल से हमारी धरती माता संरक्षित होगी। इसके अंदर केमिकल का जहर नहीं घुलेगा। इसकी उर्वरकता बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में जो किसान धरती की उर्वरकता कम होने का एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, वो चुनौती से उसको मुक्ति मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि इफ्को नैनो डीएपी से भूमि संरक्षित रहेगी और सरकार की सब्सिडी कम होने के साथ साथ यूरिया क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होगा। इफ्को नैनो डीएपी तरल वो जमीन के अंदर नहीं जाता है, पौधे के ऊपर ही रहता है, जिससे डीएपी का फायदा तो होता है मगर भूमि संरक्षित रहती है। इससे पानी भी प्रदूषित नहीं होगा, उत्पादन जस का तस नहीं रहेगा बल्कि बढ़ेगा, दाम में किफायती रहेगा, सरकार का सब्सिडी का बोझ कम करेगा और सबसे बड़ी बात है इंपोर्ट को कम कर भारत को यूरिया और डीएपी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाएगा। और भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति और किसानों को लाभ मिल रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूरे भारत में करीब 1 लाख पैक्स, लैंप्स और एफएसएस हैं, जिनके 13 करोड़ किसान सदस्य हैं। पैक्स ग्रामीण भारत के आर्थिक आधार हैं। ये किसानों को क्रेडिट यानी ऋण हासिल करने में मदद मुहैया कराते हैं। ये बीज, फर्टिलाइजर और दूसरी तकनीकी जानकारियां भी उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिलहाल पैक्स के सामने कई चुनौतियां हैं। अकाउंटिंग की प्रणाली का मानकीकरण नहीं हुआ है और सदस्य किसान अपने रिकॉर्ड कागजात के रूप में रखते हैं। ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं।
जिससे गलत प्रणालियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है और सदस्य किसानों को भी पैक्स के जरिए ऋण प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के कंप्यूटरीकरण और उसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर नाबार्ड के साथ जोड़ने की एक परियोजना शुरू की है। हम 65,000 पैक्स को प्रथम चरण में कंप्यूटराइज करेंगे। इसका एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी भारत सरकार का सहकारिता विभाग बना रहा है, जिसमें सारे काम को समाहित कर दिया जाएगा। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दिशा निर्देश में 2,516 करोड़ रुपए की कुल लागत से 63,000 पैक्स कंप्यूटरीकृत किए जाएंगे। इससे गरीबों की सुविधाओं में तो बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी। इसमें ऊर्जा का संचार भी होगा। हर पैक्स को एक कंप्यूटर, प्रिंटर और हार्डवेयर से जुड़ी सहायता दी जाएगी। सुचारू रूप से काम करने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश पर नाबार्ड ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित किया जाएगा और राष्ट्रीय नेटवर्क का आधार होगा। ये ERP आधारित सामान सॉफ्टवेयर है, जो पैक्स के संबंधित सभी कारोबारी गतिविधियों को संभालने में सक्षम है। इसके जरिए पैक्स अन्य सेवाओं जैसे कि अनाज भंडारण, गोदाम, पेट्रोल पंप तथा गैस कनेक्शन आदि दे पाएंगे। पैक्स के कंप्यूटरीकरण से सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दी जाने वाली 5 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि का मानकीकरण ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे STCB और DCCB की भागीदारी और मजबूत होगी। नाबार्ड द्वारा 5 साल की अवधि के लिए मदद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिस्टम इंटीग्रेटर्स को नियुक्त किया जाएगा और सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पर यह कंप्यूटरीकरण किसानों को कैसे फायदा पहुंचाएगा? इस सॉफ्टवेयर से पैक्स के कार्यकलापों में पारदर्शिता आएगी तथा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा ऑनलाइन ऑडिट संभव हो पाएगा। सिस्टम पेपरलेस होगा, पैक्स का खर्च घटेगा, कामकाज में कार्यकुशलता बढ़ेगी और कारोबार भी बढ़ेगा। छोटी अवधि के ऋणों की स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी आएगी और लेन देन की लागत भी घटेगी। किसान ऋण संबंधी सेवाओं को अपने घर से ही प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे कंप्यूटरीकृत नेटवर्क से किसान राज्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं और सेवाओं का आसानी से लाभ ले पाएंगे। जो भी किसान का डाटा है, चाहे लोन संबंधी डाटा है, उसे कितनी किस्त बैठती है, जो भी हिसाब है वो ऑनलाइन होगा। इसलिए जो लेन देन में जो एक पारदर्शिता आएगी वो इस कंप्यूटराइजेशन की वजह से आएगी। पैक्स के क्षेत्र में एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है। अभी तक मंत्रालय को 24 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से 58,000 से ज्यादा पैक्स के प्रस्ताव प्राप्त एवं स्वीकृत हो चुके हैं। कंप्यूटरीकरण से पैक्स अभियान और मजबूत होगा और इससे सदस्य किसान को और बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी। तो हमसे जुड़िए और इस नई शुरुआत का हिस्सा बनिए। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के 95% गांव की जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करवा दिया गया है और साथ ही बंजर भूमि के विकास के अलावा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मेड़ पर कैक्टस के पेड़ लगाने का अनूठा काम भी किया जा रहा है। हमारे संवाददाता OP यादव ने गिरिराज सिंह से बात की। संवाद जमीन का, संवाद देश का, जमीन मेरी, आपकी और देश की, ये जो महत्वपूर्ण शब्द है, ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की संकल्पना के जरिए ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का एक पूर्ण महत्वकालीन विजन है। क्या है इसकी संकल्पना और भविष्य की रूपरेखा, इस पर बात करने के लिए खुद मंत्री मौजूद है। सर, 70 साल से अधिक का कार्यकाल, कई सरकारें आई और गई, लेकिन गाँव में जमीन के रिकॉर्ड कभी दुरुस्त नहीं हुए, झगड़ों के चलते आर्थिक नुकसान हुआ और खेती की जमीन भी बंजर पड़ी रही। क्या कहेंगे? भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय का लैंड रिसोर्स विभाग, हमने एक मीडिया को लॉन्च किया। जब पूरा काम किया तो जिस विषय को आपने रखा है उसमें देश में 143 मिलियन हेक्टेयर जमीन है खेती योग्य, आबादी पूरी दुनिया से सबसे अधिक, जमीन 2.4%। ऐसी स्थिति में 2047 जो अमृत काल का होगा, प्रधानमंत्री ने उसको दृष्टि में रख के बंजर भूमि को, डिग्रेडेबल लैंड को ट्रीट करने का बीड़ा उठाया और कहा कि
2047 में कोई भूखा नंगा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, गांव विवाद रहित होगा। एक तरफ पंचायतों को स्वामित्व से और दूसरे तरफ जमीन का डिजिटल रजिस्ट्री, कैडेस्ट्रल मैप डिजिटल, भू आधार, ये सबको लिंक कर देने के बाद मेरा मानना है कि गांव में जो कचहरी का चक्कर लगाते लगाते आपस में झगड़ा झंझट करते हैं, वो उससे छुटकारा मिलेगा और एक नई उत्साह के साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग दोनों इसमें है। बात करें काम में पारदर्शिता की, जीरो करप्शन की, तो इस रिकॉर्ड्स के ऑनलाइन होने से एक और जहां डिजिटल काम के साथ साथ पारदर्शिता आएगी, दूसरा बहुत सारे गांव में ऐसे लोग हैं जिनको लोन नहीं मिलता क्योंकि उनका डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब वो खुद अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड से लोन भी ले लेंगे और उनकी मूल्य भी बढ़ेगा, तो उनका एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल सही कहा। जैसे स्वामित्व में घरों का डिजिटल संपत्ति मिला, वैसे लैंड को जब हम नक्शा के साथ राज्य सरकार के साथ मिलकर के तो उनको भू आधार की संपत्ति उनका अपना संपत्ति हो जाता है। ऐसे उनकी संपत्ति तो है ही, लेकिन उनके हाथ में होता है कि ये नंबर का आधार जमीन मेरा है। तो ये अब उनकी ताकत बढ़ेगी, बैंकों की में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और उनको ऋण लेने में सुविधा होगा। मेड़ पे आपने औषधीय पौधे लगाने की एक नई संकल्पना दी है, ये आर्थिक लाभ कमाने का जरिया है। औषधीय पौधे भी होते हैं घर में, छोटे छोटे दादी नानी के नुस्खे में भी ये काम आ जाते हैं, तो इससे एक नए भारत का उदय किस तरह देखते हैं? जहां जमीन से उपज होती थी 2 क्विंटल रागी, वहां 7 क्विंटल, 5 से 7 क्विंटल हो रहा है। तो एक तो ये पेड़ पर पेड़ ये भी लग हो रहा है, क्योंकि वहाँ हमने ट्रीट करके उसके भूमि में जल प्रबंधन करवाया है। तो जब जल प्रबंधन हो जाता है तो लोग की आंखें खुल जाती है और उसी जल प्रबंधन में जो जमीन बंजर जिसको कहते हैं उसको ट्रीट करने के बाद उसमें गोल्ड उपज पैदा करने वाला कैक्टस को भी लगाया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका माना कि भारत सरकार ने एक और जहां डिजिटलाइजेशन करके गांवों में कार्य को सुशासित करने के साथ साथ काम में पारदर्शिता लाने का काम किया है, वहीं दूसरों ग्रामीण जीवन को सरल और आसान बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का भी काम किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि किसान कभी आपके एजेंडे में रहे ही नहीं। हमारे लिए किसान किसी जाति में नहीं बटा है, किसान की जाति, मत, मजहब नहीं है। किसान के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। हमारे यहाँ भारत का हर व्यक्ति किसान है। यहाँ किसान जाति में नहीं बटा है। किसान की एक ही जाति वो किसान है। किसान की एक ही जाति वो किसान है। उसकी ना जाति है, उसका ना मत है, उसका ना मजहब है, और केवल किसान है। और इसीलिए उस किसान के स्वावलंबन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि जारी की है। किसान के सम्मान के लिए और जाति के लिए नहीं की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड उन्हीं अन्य किसानों के लिए जारी किया है। एमएसपी, पहली बार लागत का 1.5 गुना दाम मिले, ये उन्हीं किसानों के लिए जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का और संभवतः दुनिया का पहला ऐसा भूभाग है जहां 83 से 90% कृषि योग्य भूमि सिंचित है। उत्तर प्रदेश देश का और संभवतः दुनिया का पहला ऐसा भूभाग है जहां पर 86 से 90% भूभाग कृषि योग्य भूमि वह सिंचित है। नहरों से, सरकारी नलकूपों से और निजी नलकूपों से भी।
उन्हें आच्छादित करने का प्रयास वहां आच्छादित किया गया है और उसी का परिणाम है कि अगर हम देखेंगे तो कृषि जो हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो कृषि बुवाई का जो सामान्य प्रतिशत है वह लगभग 88% फसलों को किसानों ने उसकी बुवाई हुई है और धान की नर्सरी भी लगभग 100% नर्सरी अब तक लग चुकी है। हाँ, उस पर कम बारिश के कारण या अन्य कारणों से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा। उस पर सरकार अपने स्तर पर सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, उत्तर प्रदेश की जो एक विशिष्टता है इसी का परिणाम है। सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा होने, अतिरिक्त विकल्प होने का परिणाम क्या है? देश के कुल कृषि योग्य जो भूमि है वो 11% भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 के पात्र किसानों को 6,000 रुपए का भुगतान करने की स्वीकृति दी है। पूर्व में 1 अप्रैल से 31 अगस्त एवं 1 सितंबर से 31 मार्च की अवधि में 2 समान किश्तों में कुल 4,000 रुपए का भुगतान किया जाता था और अब वित्त वर्ष 2023-24 से 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 नवंबर एवं 1 दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में कुल 3 समान किश्तों में कुल 6,000 रुपए का भुगतान पात्र किसानों को करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं मंत्री परिषद ने ग्राम पंचायत सचिवों को 7 वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है और इस पर आने वाले अतिरिक्त व्यवहार राशि 178 करोड़ 88 लाख रुपए को गौण खनिज मद में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर रामनाथ कोविंद के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित रहे। पूर्व राष्ट्रपति ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्राकृतिक खेती फार्म का अवलोकन किया। इस अवसर पर रामनाथ कोविंद ने कहा कि उन्हें जैविक खेती देख न केवल सुकून मिला है बल्कि ये विश्वास भी बना है कि यूरिया और रासायनिक खाद को छोड़कर हमें इस खेती को अपनाना ही होगा और इसे अपनाकर हमारा देश कृषि की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ सकता है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सबसे प्राचीन कृषि परंपरा प्राकृतिक खेती है और यही जैव खेती का भी विकसित रूप है। मैं चाहता हूं कि पूरा देश धीरे धीरे पहले यूरिया और केमिकल फर्टिलाइजर उस पर जो हम चल पड़े थे उससे हट कर के फिर हमने जैविक खेती अडॉप्ट की और जैविक खेती का भी जो इम्प्रूव्ड फॉर्म है कि हम इसको कहें कि भारत की कृषि उत्पादन की जो सबसे प्राचीन परंपरा है वो परंपरा प्राकृतिक खेती है और उसको यदि हम जितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकें, यद्यपि सरकारों के लिए आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यदि इसको करेंगे तो मुझे लगता है शायद नहीं, मैं विश्वास है मुझे कि हमारा देश अभी कुछ कंट्री को हम सप्लाई करते हैं। मुझे लगता है कि पूरे विश्व भर की जो जनसंख्या है पूरी वसुंधरा उसकी हम भूख को जो है उसकी हम तृप्ति दे सकते हैं इस खेती के माध्यम से। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 4 अगस्त को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मक्का की खेती 76,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का की खेती
75,44,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो 11 अगस्त को देश की ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदों में मजबूत के साथ कारोबार हुआ। एडमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 10 अगस्त को पीली मक्का का भाव रहा 2,550 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 2,600 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 अगस्त को मक्का का भाव था 1,900 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 2,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 10 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2,295 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदों में 155 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2,450 रुपए प्रति क्विंटल पर। कोटा मंडी में बीते गुरुवार को मक्का का भाव था 2,000 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 100 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में पीली मक्का के भाव की बात करें तो यहाँ शुक्रवार को पीली मक्का के भाव में तेजी देखने को मिली। 10 अगस्त को हाथरस मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,970 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 2,000 रुपए पर हुए। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है। और मंडी खबर के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है, नया उत्साह मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में देश का विकास एक मजबूत स्तंभ, देश के विकास का एक मजबूत इंजन होने का पूरा सामर्थ्य है। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न हो गया है। इस दौरान लोकसभा में उत्पादकता 45% और राज्यसभा में 63% दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को नाइजर छोड़ने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भारतीय नागरिकों से नियामी में भारतीय दूतावास में तत्काल पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। पिछले कुछ समय से हिंसा से प्रभावित मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय उठाने के निर्देश दिए हैं। आज से फिट इंडिया क्विज के दूसरे संस्करण का ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर प्रसारण शुरू हो चुका है। फिट इंडिया क्विज के तहत हर शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे कुल 13 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से मैदानी इलाकों में भी नदियां उफान पर हैं। रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाके जलमग्न हुए हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को दिल्ली से होकर गुजरने वाली या दिल्ली पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियों के मार्गों में परिवर्तन किया गया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।